नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा आज आपको 12वीं का पहला चैप्टर जीव विज्ञान का आवर्तबीजों में जनन पढ़ाऊँगा। शुरुआत करते हैं हम आवर्तबीजी पादप का अर्थ होता है आवर्त यानी घिरे हुए और बीजी यानी बीजों से है। अर्थात ऐसे पादप जिनमें बीज फल या फल के आवरण के द्वारा चारों तरफ से घिरे रहते हैं उन्हें आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। बात करते हैं जनन की, तो जीवों के द्वारा अपने जैसे समान नव जीवन उत्पन्न करना जो दिखने में शारीरिक आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं उन्हें जनन कहा जाता है। नॉलेज में ये ध्यान रखना है कि आवर्तबीजी पादप जितने भी होते हैं उनमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में जितने भी पादप होते हैं उनमें दो प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती है। एक होती है बीजाणुउद्भिद और एक होती है युग्मकोद्भिद। हमारे लिए यह काम की बात है कि आवर्तबीजी पादपों में जो अगुणित अवस्था होती है तथा द्विगुणित अवस्था होती है हमेशा एकांतर क्रम में पाई जाती है, यानी कि पहले द्विगुणित होगी, फिर अगुणित होगी, फिर द्विगुणित होगी और फिर अगुणित होगी। आवर्तबीजी पादपों में जो द्विगुणित अवस्था होती है वो मुख्य अवस्था मानी जाती है, जो लंबे समय तक चलती है, यानी दीर्घकालिक अवस्था होती है और ये सबसे विकसित होती है। जबकि जो अगुणित अवस्था होती है जिसको एन या इंग्लिश में हैप्लोइड से दर्शाया जाता है वो बहुत ही अल्पकालिक होती है और हासित होती है, यानी उसके विकास ज़्यादा नहीं होता है और उनमें ज़्यादा स्वतंत्र वृद्धि भी संभव नहीं हो पाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि केवल आवर्तबीजी पादपों में फल एवं पुष्पों का निर्माण होता है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों में फलों और पुष्पों का निर्माण या फल या पुष्प जैसे इनमें कोई भी रचना नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन आवर्तबीजी पादपों में जनन की। तो पौधों में जनन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। आपके कोर्स के अंदर अलैंगिक जनन को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक है अनिश्चित बीजिता और एक है कायिक जनन। कायिक जनन को भी फिर दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन चार विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें से पहली विधि है तनों के द्वारा, दूसरी विधि है जड़ों के द्वारा, तीसरी है पत्तियों के द्वारा और चौथा है जनन रचनाओं के द्वारा। जबकि कृत्रिम कायिक जनन की जो होती है वो तीन प्रकार की विधियों से संपन्न होती है, जिसको बोलते हैं कर्तन, दाब लगाना और रोपण विधि। अब हम इस वीडियो में अलैंगिक जनन को सिलसिलेवार समझेंगे। बात करते हैं अपन अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन यानी वह जनन जिनमें लैंगिक क्रियाएं नहीं पाई जाती है उन्हें अलैंगिक जनन कहा जाता है। सामान्यतः ऐसे पौधे या ऐसे जीव जिनमें लैंगिक जनन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं वे सारे के सारे अलैंगिक जनन के द्वारा जनन क्रियाओं का संपन्न करते हैं। चूंकि इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकों का संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसे असंग जनन भी कहा जाता है। इस प्रकार के जनन से उत्पन्न होने वाली संतानें आनुवांशिक रूप से सदैव अपने जनक पौधे के समान होती है, यानी जो भी संतान उत्पन्न होगी उनके जेनेटिक गुण यानी उनका आनुवांशिक गुणसूत्रों की संख्या हमेशा अपने मूल पौधे के समान होगी। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसी को एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। कई बार आपके बोर्ड में सवाल आ रखा है एपोमिक्सिस या असंग जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन को ही असंग जनन कहा जाता है। इसमें आगे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जनन से उत्पन्न संततियां हमेशा जनक की क्लोन होती है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है क्लोन, यानी कि ये जो भी संततियां जो उत्पन्न होगी वो शारीरिक रूप से या आनुवंशिक रूप से अपने जनक के सेम टू सेम यानी जिसको अपन बोलते हैं हूबहू होती है, उसे क्लोन कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन क्लोन विधि की। वे संततियां जो आनुवंशिक व शारीरिक रूप से अपने जनक के समान होती है वो उसकी क्लोन कहलाती है। क्लोन विधि भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। अर्थात अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी जीव की कई कोशिका से नया जीव तैयार किया जाता है, यानी उसकी कोई भी वेजिटेटिव कोशिका नहीं कई कोशिका ले ली जाती है और वही कोशिका को वापस नए जीव का स्वरूप दिया जाता है। इसलिए इस विधि को क्लोन विधि या क्लोनिंग विधि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन अनिश्चित बीजिता की, जो अलैंगिक जनन का पहला भाग है। यहाँ अ के मतलब है बिना, निषेक का मतलब होता है निषेचन और बीजता का मतलब होता है बीज बनाना। जैसा कि शब्दों से दिख रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें बिना लैंगिक क्रियाओं के बीज का निर्माण होता है उसे ही अनिश्चित बीजता कहा जाता है, यानी कि इसमें कोई लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती है, सीधा बीज का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये बीज जितने भी होते हैं ये जननशील होते हैं, यानी कि इनसे आगे नए पौधों का निर्माण किया जा सकता है। इस क्रिया को अनिश्चित बीजता कहते हैं। दूसरे प्रकार का जनन होता है उसको बोलते हैं कायिक जनन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, काया का मतलब शरीर होता है, अर्थात इस वह जनन की प्रक्रिया जिसमें बीज के अलावा यानी बीज को छोड़कर
पौधे के किसी भी अन्य भाग से, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्तियां होती है, उनके द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है। इस घटना को कायिक जनन या वर्धी जनन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पौधे का वह भाग जिसका उपयोग कायिक जनन में किया जा रहा है उसे कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। कई बार बोर्ड के परीक्षाओं में या लोकल परीक्षा में प्रोपेग्यूल के नाम से सवाल पूछा जाता है। तो वे पौधे के वे अंग जिनके द्वारा कायिक जनन की क्रिया संपन्न होती है उनको एक कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। कायिक जनन को भी आपके दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है प्राकृतिक विधियों के द्वारा जो जनन संपन्न होता है, यानी इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। और ये 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है तने के द्वारा, यानी कि तना अनुकूल परिस्थितियों में प्रवर्तित होकर नए पादप का निर्माण करता है। इस विधि को तने के द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। इससे निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं प्रकंद। प्रकंद का मुख्य उदाहरण जो होता है वो होता है अदरक और हल्दी। जैसे कि मैंने चित्र के द्वारा बताया गया, इसमें जमीन के नीचे हल्दी को या अदरक को दबा दिया जाता है और कुछ समय में उससे ऊपर की तरफ छोटी छोटी पत्तियां यानी कि नए पादप का निर्माण होता है और नीचे वाले हिस्से से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है। इसी प्रकार कंद में मुख्य उदाहरण आलू होता है। आपने देखा होगा था आलू के ऊपर कई बार सफ़ेद रंग की बर्ड्स, जिसको इंग्लिश में बर्ड्स या हिंदी में आंख कहा जाता है, वो पाई जाती है। उस वाले भाग को जब जमीन के अंदर बो दिया जाता है तो उसके अंदर से कुछ समय के अंदर नए प्ररोह उत्पन्न होते हैं और अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है। तीसरा आपका आता है शल्क कंद, जिसको बोलते हैं लहसुन या प्याज। इसमें लहसुन या प्याज वाले भाग को नीचे दबा दिया जाता है। उसमें कुछ समय बाद उसके नीचे वाले हिस्से से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है और ऊपर वाला भाग नए प्ररोह का निर्माण करना शुरू करता है। अगला है आपका घनकंद, जिसमें अरबी आता है। फिर आता है ऊपरी भूस्तारी। भूस्तारी का मतलब होता है भू स्तर से जो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। इसमें मुख्य उदाहरण आता है दूब घास। दूब घास आपके हिसाब से वृद्धि करती है। आप किसी भी घास को, दूब घास को आप जब जमीन पर उगाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां सीधे ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, लेकिन एक दो पत्तियां हमेशा जमीन के पैरेलल यानी समांतर चलते हुए कुछ दूर जाकर फिर जमीन के अंदर प्रवेश करती है और वहां पर जाकर वो अपस्थानिक जड़ों का विकास करते हैं। उनके ऊपर से फिर नई पत्तियां बनना शुरू होती है और फिर एक नई पत्ती आगे से आगे गति करती चलती है। फिर आता है अंतः भूस्तारी, यानी कि वे पौधे जिनमें पत्तियों का यानी अपस्थानिक जड़ों का विकास भूमि के अंदर की तरफ लगातार होता है। इसका मुख्यतः पुदीना और गुलदाउदी आता है। पुदीना जो होता है उसकी अपस्थानिक जड़ें से शाखाओं के रूप में नीचे वृद्धि करती है और शाखाओं से ऊपर के भाग में प्ररोह यानी कि नए पादप का निर्माण होना शुरू होता है। फिर बात आता है अंतिम में भूस्तारी, जो भू के स्तर पर वृद्धि करती है। इससे मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी आती है। स्ट्रॉबेरी के पादप में कई प्रकार की शाखाओं का निर्माण होता है और इन शाखाओं के नीचे से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और धीरे धीरे ये जड़ें आपस में विकसित होकर नए पादप का निर्माण करना शुरू करती है। तो ये थे तने के दौरान, जिसमें मुख्य रूप से प्रकंद आता है, कंद आता है, शल्क कंद आता है, घनकंद आता है, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी और भूस्तारी आता है। आपके अधिकतर जो सवाल आते हैं वो इसमें प्रकंद, कंद और ऊपरी और अंतर भूस्तारी के उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, बोर्ड के हिसाब से ये पार्ट सिर्फ आपके 4 अंकों का ही है, तो इसमें से ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते हैं। इसमें आपके लघुतरात्मक एक सवाल आता है और एक सवाल आपके 2 सवाल आपके अति लघुतरात्मक में से आते हैं। फिर अपन बात करते हैं जड़ों के द्वारा जनन। उसी तरह से जिस प्रकार तनों में होता है, जड़ें भी अनुकूल परिस्थितियों में स्फुटित होकर नए पादप का निर्माण करती है, इसलिए इसमें जड़ों के द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से शीशम का पेड़, चमेली का पेड़ और नीम का पेड़ आता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें कंदीय मूल नए पादप का निर्माण करती है और इसमें प्रमुख उदाहरण होता है शकरकंद, डेहलिया और एस्पेरेगस, यानी कि ये वे पौधे हैं जो कंदीय मूलों के द्वारा जनन करते हैं। आगे अपन बात करते हैं तो तीसरा जो चरण होता है वो होता है पत्तियों के द्वारा, यानी कि वे पौधे जिनमें पत्तियों के द्वारा संपन्न होता है उसे पत्तियों के द्वारा जनन संपन्न किया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से जनन को संपन्न करती है। पहला, पत्तियों में पर्णफलक के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं उन पर कुछ कायिक रचनाएं बनती है और वे कायिक रचनाएं जनन की क्रिया को संपन्न करती है। जैसे कि मैंने इसमें चित्र के द्वारा स्पष्ट किया, पर्णफलक के द्वारा जनन अधिकतर ब्रायोफिलम की पत्ती, जिसको अपन हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं, उसके द्वारा संपन्न होता है। इसमें पत्ती के किनारे पर कुछ अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और ये कलिकाएं जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो टूटकर नए पौधे का निर्माण करना शुरू करती है। दूसरा, इनमें जनन होता है पर्णवृंत के द्वारा। इसका मुख्य उदाहरण बिगोनिया होता है। वृंत हमेशा पत्ती के जो वह हिस्सा जो तने या शाखा से जुड़ा रहता है उसको वृंत कहा जाता है। तो उसमें वृंत के किनारे के ऊपर एक अपस्थानिक कलिका यानी पत्रक कलिका का निर्माण होता है और ये कलिका धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू होती है। इसके निचले सिरे पर जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है और जब ये कलिका विकसित हो जाती है तो ये जमीन पर गिरकर नए पादप का निर्माण करना शुरू करती है।
चौथा और अंतिम चरण होता है जननांगों के द्वारा। कभी कभी कुछ पौधों में पत्तियों के ऊपर पुष्प कलिका के स्थान पर, यानी कि कुछ पौधों में पुष्प कलिका के स्थान पर छोटी छोटी पत्र प्रकलिका, जिनको अपन बुलबिल कहा जाता है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बुलबिल कहा जाता है, बुलबिल का निर्माण होता है और जो पौधों से अलग होकर जमीन पर गिरकर नए पादप का निर्माण करता है। इस क्रिया को जननांगों के द्वारा जनन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से रामबांस और रतालू नामक पादप आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पौधों में अलैंगिक जनन की विधि का अध्ययन किया था और उसके साथ में उनमें कायिक जनन और अलैंगिक जनन का अध्ययन किया था। कल हम इसके आगे का यानी कि कृत्रिम कायिक जनन का अध्ययन करेंगे और साथ ही उसमें कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख विधियों का वर्णन करेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा आज आपको 12वीं का पहला चैप्टर जीव विज्ञान का आवर्त बीजों में जनन पढ़ाऊँगा। शुरुआत करते हैं हम आवर्त बीजी पादप का अर्थ होता है आवर्त यानी घिरे हुए और बीजी यानी बीजों से, अर्थात ऐसे पादप जिनमें बीज फल या फल के आवरण के द्वारा चारों तरफ से घिरे रहते हैं, उन्हें आवर्त बीजी पादप कहा जाता है। बात करते हैं जनन की, तो जीवों के द्वारा अपने जैसे समान नव जीवन उत्पन्न करना, जो दिखने में शारीरिक आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, उन्हें जनन कहा जाता है। नॉलेज में यह ध्यान रखना है कि आवृतबीजी पादप जितने भी होते हैं उनमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितने भी पादप होते हैं उनमें दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है। एक होती है बीजाणुउद्भिद और एक होती है युग्मकोद्भिद। हमारे लिए यह काम की बात है कि आवृतबीजी पादपों में जो अगुणित अवस्था होती है तथा द्विगुणित अवस्था होती है हमेशा एकांतर क्रम में पाई जाती है, यानी कि पहले द्विगुणित होगी, फिर अगुणित होगी, फिर द्विगुणित होगी और फिर अगुणित होगी। आवर्तबीजी पादपों में जो द्विगुणित अवस्था होती है वो मुख्य अवस्था मानी जाती है, जो लंबे समय तक चलती है, यानी दीर्घकालिक अवस्था होती है और ये सबसे विकसित होती है। जबकि जो अगुणित अवस्था होती है जिसको एन या इंग्लिश में हैप्लोइड से दर्शाया जाता है, वो बहुत ही अल्पकालिक होती है और हासित होती है, यानी उसके विकास ज़्यादा नहीं होता है और उनमें ज़्यादा स्वतंत्र वृद्धि भी संभव नहीं हो पाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि केवल आवर्तबीजी पादपों में फल एवं पुष्पों का निर्माण होता है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों में फलों और पुष्पों का निर्माण या फल या पुष्प जैसे इनमें कोई भी रचना नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन आवर्तबीजी पादपों में जनन की। तो पौधों में जनन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। आपके कोर्स के अंदर अलैंगिक जनन को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक है अनिश्चित बीजिता और एक है कायिक जनन। कायिक जनन को भी फिर दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन चार विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें से पहली विधि है तनों के द्वारा, दूसरी विधि है जड़ों के द्वारा, तीसरी है पत्तियों के द्वारा और चौथा है जनन रचनाओं के द्वारा। जबकि कृत्रिम कायिक जनन की जो होती है वो तीन प्रकार की विधियों से संपन्न होती है, जिसको बोलते हैं कर्तन, दाब लगाना और रोपण विधि। अब हम इस वीडियो में अलैंगिक जनन को सिलसिलेवार समझेंगे। बात करते हैं अपन अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन वह जनन जिनमें लैंगिक क्रियाएं नहीं पाई जाती है उन्हें अलैंगिक जनन कहा जाता है। सामान्यतः ऐसे पौधे या ऐसे जीव जिनमें लैंगिक जनन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं, वे सारे के सारे अलैंगिक जनन के द्वारा जनन क्रियाओं का संपन्न करते हैं। चूंकि इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकों का संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसे असंग जनन भी कहा जाता है। इस प्रकार के जनन से उत्पन्न होने वाली संतानें आनुवांशिक रूप से सदैव अपने जनक पौधे के समान होती है, यानी जो भी संतान उत्पन्न होगी उनके जेनेटिक गुण यानी कि उनका आनुवांशिक गुणसूत्रों की संख्या हमेशा अपने मूल पौधे के समान होगी। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसी को एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। कई बार आपके बोर्ड में सवाल आ रखा है एपोमिक्सिस या असंग जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन को ही असंग जनन कहा जाता है। इसमें आगे एक चीज़ और ध्यान रखने की कि इस प्रकार के जनन से उत्पन्न संततियां हमेशा जनक की क्लोन होती है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है, क्लोन, यानी कि ये जो भी संततियां जो उत्पन्न होगी वो शारीरिक रूप से या आनुवंशिक रूप से अपने जनक के सेम टू सेम, यानी जिसको अपन बोलते हैं हूबहू होती है, उसे क्लोन कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन क्लोन विधि की। वे संततियां जो आनुवंशिक व शारीरिक रूप से अपने जनक के समान होती है वो उसकी क्लोन कहलाती है। क्लोन विधि भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, अर्थात अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी जीव की कई कोशिका से नया जीव तैयार किया जाता है, यानी उसकी कोई भी वेजिटेटिव कोशिका नहीं, कई कोशिका ले ली जाती है और वही कोशिका को वापस नए जीव का स्वरूप दिया जाता है। इसलिए इस विधि को क्लोन विधि या क्लोनिंग विधि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन अनिश्चित बीजिता की, जो अलैंगिक जनन का पहला भाग है। यहाँ अ के मतलब है बिना,
निषेक का मतलब होता है निषेचन और बीजता का मतलब होता है बीज बनाना। जैसा कि शब्दों से दिख रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें बिना लैंगिक क्रियाओं के बीज का निर्माण होता है उसे ही अनिषेक बीजता कहा जाता है। यानी कि इसमें कोई लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती है, सीधा बीज का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये बीज जितने भी होते हैं ये जननशील होते हैं, यानी कि इनसे आगे नए पौधों का निर्माण किया जा सकता है। इस क्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। दूसरे प्रकार का जनन होता है उसको बोलते हैं कायिक जनन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, काया का मतलब शरीर होता है, अर्थात इस वह जनन की प्रक्रिया जिसमें बीज के अलावा यानी बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग से, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्तियां होती है, उनके द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है। इस घटना को कायिक जनन या वर्ती जनन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पौधे का वह भाग जिसका उपयोग कायिक जनन में किया जा रहा है उसे कायिक प्रवर्त या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। कई बार बोर्ड के परीक्षाओं में, लोकल परीक्षा में प्रोपेग्यूल के नाम से सवाल पूछा जाता है। तो वे पौधे के वे अंग जिनके द्वारा कायिक जनन की क्रिया संपन्न होती है उनको एक कायिक प्रवर्त या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। कायिक जनन को भी आपके दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है प्राकृतिक विधियों के द्वारा जो जनन संपन्न होता है, यानी इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। और ये 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है तने के द्वारा, यानी कि तना अनुकूल परिस्थितियों में प्रवर्तित होकर नए पादप का निर्माण करता है। इस विधि को तने के द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। इससे निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं प्रकंद। प्रकंद का मुख्य उदाहरण जो आते हैं वो होते हैं अदरक और हल्दी। जैसे कि मैंने चित्र के द्वारा बताया गया, इसमें जमीन के नीचे हल्दी को या अदरक को दबा दिया जाता है और कुछ समय में उससे ऊपर की तरफ छोटी छोटी पत्तियां यानी कि नए पादप का निर्माण होता है और नीचे वाले हिस्से से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है। इसी प्रकार कंद में मुख्य उदाहरण आलू होता है। आपने देखा होगा था आलू के ऊपर कई बार सफ़ेद रंग की बर्ड्स, जिसको इंग्लिश में बर्ड्स या हिंदी में आंख कहा जाता है, वो पाई जाती है। उस वाले भाग को जब जमीन के अंदर बो दिया जाता है तो उसके अंदर से कुछ समय के अंदर नए प्ररोह उत्पन्न होते हैं और अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है। तीसरा आपका आता है शल्क कंद, जिसको बोलते हैं लहसुन या प्याज। इसमें लहसुन या प्याज वाले भाग को नीचे दबा दिया जाता है, उसमें कुछ समय बाद उसके नीचे वाले हिस्से से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है और ऊपर वाला भाग नए प्ररोह का निर्माण करना शुरू करता है। अगला है आपका घनकंद, जिसमें अरबी आता है। फिर आता है ऊपरी भूस्तारी। भूस्तारी का मतलब होता है भू स्तर से जो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। इसमें मुख्य उदाहरण आता है दूब घास। दूब घास आपके हिसाब से वृद्धि करती है। आप किसी भी घास को, दूब घास को आप जब जमीन पर उगाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां सीधे ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, लेकिन एक दो पत्तियां हमेशा जमीन के पैरेलल यानी समांतर चलते हुए कुछ दूर जाकर फिर जमीन के अंदर प्रवेश करती है और वहां पर जाकर वो अपस्थानिक जड़ों का विकास करते हैं। उनके ऊपर से फिर नई पत्तियां बनना शुरू होती है और फिर एक नई पत्ती आगे से आगे गति करती चलती है। फिर आता है अंतः भूस्तारी, यानी कि वे पौधे जिनमें पत्तियों का यानी अपस्थानिक जड़ों का विकास भूमि के अंदर की तरफ लगातार होता है। इसका मुख्यतः पुदीना और गुलदाउदी आता है। पुदीना जो होता है उसकी अपस्थानिक जड़ें से शाखाओं के रूप में नीचे वृद्धि करती है और शाखाओं से ऊपर के भाग में प्ररोह यानी कि नए पादप का निर्माण होना शुरू होता है। फिर बात आता है अंतिम में भूस्तारी, जो भू के स्तर पर वृद्धि करती है। इससे मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी आती है। स्ट्रॉबेरी के पादप में कई प्रकार की शाखाओं का निर्माण होता है और इन शाखाओं के नीचे से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और धीरे धीरे ये जड़ें आपस में विकसित होकर नए पादप का निर्माण करना शुरू कर दी। तो ये थे तने के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से प्रकंद आता है, कंद आता है, शल्क कंद आता है, घनकंद आता है, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी और भूस्तारी आता है। आपके अधिकतर जो सवाल आते हैं वो इसमें प्रकंद, कंद और ऊपरी और अंतर भूस्तारी के उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, बोर्ड के हिसाब से ये पार्ट सिर्फ आपके 4 अंकों का ही है, तो इसमें से ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते हैं। इसमें आपके लघुत्तरात्मक एक सवाल आता है और एक सवाल आपके, 2 सवाल आपके अति लघुत्तरात्मक में से आते हैं। फिर अपन बात करते हैं जड़ों के द्वारा जनन। उसी तरह से जिस प्रकार तनों में होता है, जड़ें भी अनुकूल परिस्थितियों में स्फुटित होकर नए पादप का निर्माण करती है, इसलिए इसमें जड़ों के द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से शीशम का पेड़, चमेली का पेड़ और नीम का पेड़ आता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें कंदीय मूल नए पादप का निर्माण करती है और इसमें प्रमुख उदाहरण होता है शकरकंद, डेहलिया और एस्पेरेगस, यानी कि ये वे पौधे हैं जो कंदीय मूलों के द्वारा जनन करते हैं। आगे अपन बात करते हैं तो तीसरा जो चरण होता है वो होता है पत्तियों के द्वारा, यानी कि
वे पौधे जिनमें पत्तियों के द्वारा संपन्न होता है उसे पत्तियों के द्वारा जनन संपन्न किया जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार से जनन को संपन्न करती है। पहला, पत्तियों में पर्णफलक के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं उन पर कुछ कायिक रचनाएं बनती है और वे कायिक रचनाएं जनन की क्रिया को संपन्न करती है। जैसे कि मैंने इसमें चित्र के द्वारा स्पष्ट किया है, पर्णफलक के द्वारा जनन अधिकतर ब्रायोफिलम की पत्ती, जिसको अपन हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं, उसके द्वारा संपन्न होता है। इसमें पत्ती के किनारे पर कुछ अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और ये कलिकाएं जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो टूटकर नए पौधे का निर्माण करना शुरू करती है। दूसरा, इनमें जनन होता है पर्णवृंत के द्वारा। इसका मुख्य उदाहरण बिगोनिया होता है। वृंत हमेशा पत्ती के जो वह हिस्सा जो तने या शाखा से जुड़ा होता है उसको वृंत कहा जाता है। तो उसमें वृंत के किनारे के ऊपर एक अपस्थानिक कलिका यानी पत्रक कलिका का निर्माण होता है और ये कलिका धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू होती है। इसके निचले सिरे पर जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है और जब ये कलिका विकसित हो जाती है तो ये जमीन पर गिरकर नए पादप का निर्माण करना शुरू करती है। चौथा और अंतिम चरण होता है जननांगों के द्वारा। कभी कभी कुछ पौधों में पत्तियों के ऊपर पुष्प कलिका के स्थान पर, यानी कि कुछ पौधों में पुष्प कलिका के स्थान पर छोटी छोटी पत्र प्रकलिका, जिनको अपन बुलबिल कहा जाता है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बुलबिल कहा जाता है, बुलबिल का निर्माण होता है और जो पौधों से अलग होकर जमीन पर गिरकर नए पादप का निर्माण करता है। इस क्रिया को जननांगों के द्वारा जनन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से रामबांस और रतालू नामक पादप आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पौधों में अलैंगिक जनन की विधि का अध्ययन किया था और उसके साथ में उनमें कायिक जनन और अलैंगिक जनन का अध्ययन किया था। कल हम इसके आगे का यानी कि कृत्रिम कायिक जनन का अध्ययन करेंगे और साथ ही उसमें कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख विधियों का वर्णन करेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा आज आपको 12वीं का पहला चैप्टर जीव विज्ञान का आवर्त बीजों में जनन पढ़ाऊँगा। शुरुआत करते हैं हम आवर्त बीजी पादप का अर्थ होता है आवर्त यानी घिरे हुए और बीजी यानी बीजों से, अर्थात ऐसे पादप जिनमें बीज फल या फल के आवरण के द्वारा चारों तरफ से घिरे रहते हैं उन्हें आवर्त बीजी पादप कहा जाता है। बात करते हैं जनन की, तो जीवों के द्वारा अपने जैसे समान नव जीवन उत्पन्न करना जो दिखने में शारीरिक आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं उन्हें जनन कहा जाता है। नॉलेज में ये ध्यान रखना है कि आवर्त बीजी पादप जितने भी होते हैं उनमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितने भी पादप होते हैं उनमें दो प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती है, एक होती है बीजाणुउद्भिद और एक होती है युग्मकोद्भिद। हमारे लिए यह काम की बात है कि आवर्त बीजी पादपों में जो अगुणित अवस्था होती है तथा द्विगुणित अवस्था होती है हमेशा एकांतर क्रम में पाई जाती है, यानी कि पहले द्विगुणित होगी, फिर अगुणित होगी, फिर द्विगुणित होगी और फिर अगुणित होगी। आवर्त बीजी पादपों में जो द्विगुणित अवस्था होती है वो मुख्य अवस्था मानी जाती है, जो लंबे समय तक चलती है, यानी दीर्घकालिक अवस्था होती है और ये सबसे विकसित होती है। जबकि जो अगुणित अवस्था होती है जिसको एन या इंग्लिश में हैप्लोइड से दर्शाया जाता है वो बहुत ही अल्पकालिक होती है और हासित होती है, यानी उसके विकास ज़्यादा नहीं होता है और उनमें ज़्यादा स्वतंत्र वृद्धि भी संभव नहीं हो पाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि केवल आवर्त बीजी पादपों में फल एवं पुष्पों का निर्माण होता है, जबकि अनावर्त बीजी पादपों में फलों और पुष्पों का निर्माण या फल या पुष्प जैसे इनमें कोई भी रचना नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन आवर्त बीजी पादपों में जनन की। तो पौधों में जनन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। आपके कोर्स के अंदर अलैंगिक जनन को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक है अनिश्चित बीजिता और एक है कायिक जनन। कायिक जनन को भी फिर दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन 4 विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें से पहली विधि है तनों के द्वारा, दूसरी विधि है जड़ों के द्वारा, तीसरी है पत्तियों के द्वारा और चौथा है जनन रचनाओं के द्वारा। जबकि कृत्रिम कायिक जनन की जो होती है वो 3 प्रकार की विधियों से संपन्न होती है, जिसको बोलते हैं कर्तन, दाब लगाना और रोपण विधि। अब हम इस वीडियो में अलैंगिक जनन को सिलसिलेवार समझेंगे। बात करते हैं अपन अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन यानी वह जनन जिनमें लैंगिक क्रियाएं नहीं पाई जाती है उन्हें अलैंगिक जनन कहा जाता है। सामान्यतः ऐसे पौधे या ऐसे जीव जिनमें लैंगिक जनन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं वे सारे के सारे अलैंगिक जनन के द्वारा जनन क्रियाओं का संपन्न करते हैं। चूंकि इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकों का संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसे असंग जनन भी कहा जाता है। इस प्रकार के जनन से उत्पन्न होने वाली संतानें आनुवांशिक रूप से सदैव अपने जनक पौधे के समान होती है, यानी जो भी संतान उत्पन्न होगी उनके जेनेटिक गुण यानी उनका आनुवांशिक गुणसूत्रों की संख्या हमेशा अपने मूल पौधे के समान होगी।
इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसी को एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। कई बार आपके बोर्ड में सवाल आ रखा है एपोमिक्सिस या असंग जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन को ही असंग जनन कहा जाता है। इसमें आगे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के जनन से उत्पन्न संततियां हमेशा जनक की क्लोन होती है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है, क्लोन, यानी कि ये जो भी संततियां जो उत्पन्न होगी वो शारीरिक रूप से या अनुवांशिक रूप से अपने जनक के सेम टू सेम, यानी जिसको अपन बोलते हैं हूबहू होती है, उसे क्लोन कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन क्लोन विधि की। वे संततियां जो अनुवांशिक व शारीरिक रूप से अपने जनक के समान होती है वो उसकी क्लोन कहलाती है। क्लोन विधि भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, अर्थात अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी जीव की कई कोशिका से नया जीव तैयार किया जाता है, यानी उसकी कोई भी वेजिटेटिव कोशिका नहीं, कई कोशिका ले ली जाती है और वही कोशिका को वापस नए जीव का स्वरूप दिया जाता है। इसलिए इस विधि को अल क्लोन विधि या क्लोनिंग विधि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन अनिश्चित बीजिता की, जो अलैंगिक जनन का पहला भाग है। यहाँ अ के मतलब है बिना, निषेक का मतलब होता है निषेचन और बीजता का मतलब होता है बीज बनाना। जैसा कि शब्दों से दिख रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें बिना लैंगिक क्रियाओं के बीज का निर्माण होता है उसे ही अनिश्चित बीजता कहा जाता है। यानी कि इसमें कोई लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती है, सीधा बीज का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये बीज जितने भी होते हैं ये जननशील होते हैं, यानी कि इनसे आगे नए पौधों का निर्माण किया जा सकता है। इस क्रिया को अनिश्चित बीजता कहते हैं। दूसरे प्रकार का जनन होता है उसको बोलते हैं कायिक जनन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, काया का मतलब शरीर होता है, अर्थात इस वह जनन की प्रक्रिया जिसमें बीज के अलावा यानी बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग से, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्तियां होती है, उनके द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है। इस घटना को कायिक जनन या वर्ती जनन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पौधे का वह भाग जिसका उपयोग कायिक जनन में किया जा रहा है उसे कायिक प्रवर्त या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। कई बार बोर्ड के परीक्षाओं में, लोकल परीक्षा में प्रोपेग्यूल के नाम से सवाल पूछा जाता है। तो वे पौधे के वे अंग जिनके द्वारा कायिक जनन की क्रिया संपन्न होती है उनको एक कायिक प्रवर्त या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। कायिक जनन को भी आपके दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है प्राकृतिक विधियों के द्वारा जो जनन संपन्न होता है, यानी इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। और ये 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है तने के द्वारा, यानी कि तना अनुकूल परिस्थितियों में प्रवर्तित होकर नए पादप का निर्माण करता है। इस विधि को तने के द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। इससे निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं प्रकंद। प्रकंद का मुख्य उदाहरण जो आता है वो होता है अदरक और हल्दी। जैसे कि मैंने चित्र के द्वारा बताया गया, इसमें जमीन के नीचे हल्दी को या अदरक को दबा दिया जाता है और कुछ समय में उससे ऊपर की तरफ छोटी छोटी पत्तियां यानी कि नए पादप का निर्माण होता है और नीचे वाले हिस्से से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है। इसी प्रकार कंद में मुख्य उदाहरण आलू होता है। आपने देखा होगा था आलू के ऊपर कई बार सफ़ेद रंग की बर्ड्स, जिसको इंग्लिश में बर्ड्स या हिंदी में आंख कहा जाता है, वो पाई जाती है। उस वाले भाग को जब जमीन के अंदर बो दिया जाता है तो उसके अंदर से कुछ समय के अंदर नए प्ररोह उत्पन्न होते हैं और अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है। तीसरा आपका आता है शल्क कंद, जिसको बोलते हैं लहसुन या प्याज। इसमें लहसुन या प्याज वाले भाग को नीचे दबा दिया जाता है, उसमें कुछ समय बाद उसके नीचे वाले हिस्से से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है और ऊपर वाला भाग नए प्ररोह का निर्माण करना शुरू करता है। अगला है आपका घनकंद, जिसमें अरबी आता है। फिर आता है ऊपरी भूस्तारी। भूस्तारी का मतलब होता है भू स्तर से जो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। इसमें मुख्य उदाहरण आता है दूब घास। दूब घास आपके हिसाब से वृद्धि करती है। आप किसी भी घास को, दूब घास को आप जब जमीन पर उगाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां सीधे ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, लेकिन एक दो पत्तियां हमेशा जमीन के पैरेलल यानी समांतर चलते हुए कुछ दूर जाकर फिर जमीन के अंदर प्रवेश करती है और वहां पर जाकर वो अपस्थानिक जड़ों का विकास करते हैं। उनके ऊपर से फिर नई पत्तियां बनना शुरू होती है और फिर एक नई पत्ती आगे से आगे गति करती चलती है। फिर आता है अंतः भूस्तारी, यानी कि वे पौधे जिनमें पत्तियों का यानी अपस्थानिक जड़ों का विकास भूमि के अंदर की तरफ लगातार होता है। इसका मुख्यतः पुदीना और गुलदाउदी आता है। पुदीना जो होता है उसकी अपस्थानिक जड़ें से शाखाओं के रूप में नीचे वृद्धि करती है और शाखाओं से ऊपर के भाग में प्ररोह यानी कि नए पादप का निर्माण होना शुरू होता है। फिर बात आता है अंतिम में भूस्तारी, जो भू के स्तर पर वृद्धि करती है। इससे मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी आती है। स्ट्रॉबेरी के पादप में कई प्रकार की शाखाओं का निर्माण होता है और इन शाखाओं के नीचे से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और धीरे धीरे ये जड़ें आपस में विकसित होकर नए पादप का निर्माण करना शुरू कर दी। तो ये थे तने के दौरान, जिसमें मुख्य रूप से प्रकंद आता है, कंद आता है, शल्क कंद आता है, घनकंद आता है, ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी और भूस्तारी आता है। आपके अधिकतर जो सवाल आते हैं वो इसमें प्रकंद, कंद और ऊपरी और अंत भूस्तारी के उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं।
वैसे आपको बता दूं, बोर्ड के हिसाब से ये पार्ट सिर्फ आपके 4 अंकों का ही है, तो इसमें से ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते हैं। इसमें आपके लघुत्तरात्मक एक सवाल आता है और एक सवाल आपके, 2 सवाल आपके अति लघुत्तरात्मक में से आते हैं। फिर अपन बात करते हैं जड़ों के द्वारा जनन। उसी तरह से जिस प्रकार तनों में होता है, जड़ें भी अनुकूल परिस्थितियों में स्फुटित होकर नए पादप का निर्माण करती है, इसलिए इसमें जड़ों के द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से शीशम का पेड़, चमेली का पेड़ और नीम का पेड़ आता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें कंदीय मूल नए पादप का निर्माण करती है, और इसमें प्रमुख उदाहरण होता है शकरकंद, डेहलिया और एस्पेरेगस, यानी कि ये वे पौधे हैं जो कंदीय मूलों के द्वारा जनन करते हैं। आगे अपन बात करते हैं, तो तीसरा जो चरण होता है वो होता है पत्तियों के द्वारा, यानी कि वे पौधे जिनमें पत्तियों के द्वारा संपन्न होता है उसे पत्तियों के द्वारा जनन संपन्न किया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से जनन को संपन्न करती है। पहला, पत्तियों में पर्णफलक के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं उन पर कुछ कायिक रचनाएं बनती है, और वे कायिक रचनाएं जनन की क्रिया को संपन्न करती है। जैसे कि मैंने इसमें चित्र के द्वारा स्पष्ट किया, पर्णफलक के द्वारा जनन अधिकतर ब्रायोफिलम की पत्ती, जिसको अपन हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं, उसके द्वारा संपन्न होता है। इसमें पत्ती के किनारे पर कुछ अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है, और ये कलिकाएं जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो टूटकर नए पौधे का निर्माण करना शुरू करती है। दूसरा, इनमें जनन होता है पर्णवृंत के द्वारा। इसका मुख्य उदाहरण बिगोनिया होता है। वृंत हमेशा पत्ती के जो वह हिस्सा जो तने या शाखा से जुड़ा रहता है उसको वृंत कहा जाता है। तो उसमें वृंत के किनारे के ऊपर एक अपस्थानिक कलिका यानी पत्रक कलिका का निर्माण होता है, और यह कलिका धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू होती है। इसके निचले सिरे पर जड़ों का निर्माण होना शुरू होता है, और जब यह कलिका विकसित हो जाती है तो ये जमीन पर गिरकर नए पादप का निर्माण करना शुरू करती है। चौथा और अंतिम चरण होता है जननांगों के द्वारा। कभी कभी कुछ पौधों में पत्तियों के ऊपर पुष्प कलिका के स्थान पर, यानी कि कुछ पौधों में पुष्प कलिका के स्थान पर छोटी छोटी पत्र प्रकलिका, जिनको अपन बुलबिल कहा जाता है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बुलबिल कहा जाता है, बुलबिल का निर्माण होता है, और जो पौधों से अलग होकर जमीन पर गिरकर नए पादप का निर्माण करता है। इस क्रिया को जननांगों के द्वारा जनन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से रामबांस और रतालू नामक पादप आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पौधों में अलैंगिक जनन की विधि का अध्ययन किया था, और उसके साथ में उनमें कायिक जनन और अलैंगिक जनन का अध्ययन किया था। कल हम इसके आगे का यानी कि कृत्रिम कायिक जनन का अध्ययन करेंगे, और साथ ही उसमें कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख विधियों का वर्णन करेंगे।